नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके स्कोर में अधिक से अधिक मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में से किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चे, जाति अनुसूचित जनजाति या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि समाजीकरण सामान्य बच्चों को कार्य सिखाने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा है समावेशीकरण समाज के शारीरिक अप, अपंग भाग को समाज से मिलाता है। तीसरा है कि संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा समान छात्रों की सीमा को समाप्त नहीं करता है। और चौथा है कि शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक समान बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या है? संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा छात्रों छात्रों की सीमा को समाप्त नहीं करती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए 2018 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। क्षमता निर्माण का आभास या अभिभावकों की भागीदारी का न होना। तीसरा है अलगाव। चौथा है संवेदनशीलता। तो इसका हो जाएगा संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकता है? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना या आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना या अत्यधिक पाठशालाओं को खोलना। और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि वंचन में मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, और चौथा है शैक्षिक उपलब्धि पर। तो इसका हो जाएगा आर्थिक प्रारूप पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, और विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। या तीसरा है विश्वविद्यालय में। चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शैक्षिक समावेशन है हाइए पर स्थित वर्गों में से शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाता है, या दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। और चौथा है कि तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा कक्षा में विभिन्नता का उत्सव मनाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सफल समावेशन की निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण। दूसरा अभिभावकों की भागीदारी। तीसरा क्षमता संवर्धन। चौथा है संवेदनशील बनाना। तो इसका हो जाएगा पृथक्करण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय अनुभव न देने को कानून अपराध बनाया जाए। तो दूसरा है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन बच्चों को लेकर आए। और तीसरा होगा कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। और चौथा है कि आवासीय विद्यालय खोलना। तो इसका हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक
समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार उसके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा है कि विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबंध होता है। और तीसरा है कि विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए कर्म चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। और चौथा है कि विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के विशिष्ट प्रतिबंध होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे विद्यार्थियों को क्षमता को उनको की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबंध होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आप इस अपेक्षा को पूरी तरह कर सकें कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें। तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। दूसरा है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करेंगे। तीसरा है कि अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से भिन्न तुलना करते रहना। और चौथा है कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य एवं विशिष्ट, केवल सामान्य और बहुभाषी तथा प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका हो जाएगा विशिष्ट एवं सामान्य। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है। दूसरा है कि जो सभी निर्णायक बच्चों को शामिल करती है। तीसरा है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर बच्चों को शामिल करते। चौथा हो गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भाषिक विभिन्न योग्यताओं और स्थितियों को ध्यान में रखता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह विश्वास है कि बच्चे को अपने योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा है कि यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। तीसरा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। और तीसरा है कि यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर का विशिष्ट उपहार हैं। तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर। यह एक दर्शन है कि बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें या उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। और तीसरा है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। और चौथा है कि उन पर ध्यान न देकर ताकि क्योंकि वे दूसरे से छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले परिचर्चा में शामिल करें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दूसरा है कि सही है क्योंकि इसमें कक्षा की श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा है कि गलत है क्योंकि यह आवश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। और चौथा है कि गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर देता है और वह स्वयं से अलग अलग महसूस कर सकते
हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शैक्षिक समावेशन इंगित करता है सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, और दूसरा है कि सामान्य एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, और तीसरा है कि समान बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों के लिए एकदम सुविधा, और चौथा है कि समान बच्चों एवं भिन्न बच्चों की योग्य बच्चों के लिए समावेशन भूमिका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य बच्चों एवं समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक पृथक स्कूल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होना, दूसरा सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तीसरा है रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश, और विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? दृष्टि दोष युक्त बालक, या श्रवण दोष युक्त बालक, और अस्थि दोष युक्त बालक, और चौथा है वाणी दोष युक्त बालक। तो इसका हो जाएगा तीसरा अस्थि दोष युक्त बालक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आर्थोपेडिक रूप से गणितीय क्षमता के कौन सा पद परिभाषित होता है? नियस सत्ता संबंधित दोष, पठन और दोष, या गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, गणना दोष। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि मानसिक रूप से मंदता वाले बालकों के लिए शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता पिता को शैक्षिक करना भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए। और चौथा है कि इन बालकों को समायोजन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी जानी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एलेक्सिया से संबंधित विकार है। देखिए 2011 के यूपी डेट में क्वेश्चन प्रश्न है। भाषा एवं संप्रेक्षण अक्षमता, गणितीय विकार से, गंभीर तनाव की अवस्था से, पठन विकार के संबंधित से। तो इसका हो जाएगा भाषा संप्रेक्षण अधिगम से, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहार संबंधित विकार से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि अधिगम निरोगताएं का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, और दूसरा है कि अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, और तीसरा है कि असावधान संबंधित बाधा विकार या अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधित विकार एवं बाधा होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एलेक्सिया एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, या सुनने की अक्षमता। तो इसका हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तक को आंखों के निकट रखकर पढ़ता है। दूसरा है कि वह शिक्षक के आर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक में नहीं उतार पाता है, और चौथा है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्यान द्वारा, या त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, या क्षेत्र भ्रमण द्वारा। चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रियामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पृथक समाजीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बालकों के अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पे, उसमें समकक्षीय की आवृत्ति पे, दूरदर्शन के अभाव पे, उनके दोहारे की आवृत्तियों पे। तो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में अधिक मंद बालकों के लिए विशेष रूप से चिंतित हैं बैठाने के लिए, या ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए तकनीकी सीखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि आप एक असमर्थनीय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहले पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। दूसरा है कि कक्षा में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। और तीसरा है कि उन्हें अन्य असाइनमेंट आदि साफ करने का काम देंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अन्य असाइनमेंट आदि साफ करने का काम देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है दृष्टि दोष, पठन विकार, मानसिक दोष या मानसिक क्षय? तो इसका हो जाएगा पठन विकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि कक्षा 5 में शून्य दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। उन्हें दैनिक कार्य में उनके माता-पिता तथा मित्रों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए ताकि ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय के बच्चों के शिक्षक द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या चौथा हो गया विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक के द्वारा? तो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे समान बच्चों के साथ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चों को कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा का सामना करना पड़ता है। दूसरों के साथ संप्रेक्षण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। और तीसरा है कि दूसरों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तीसरा है प्रस्तावित पाठ्यक्रम को पढ़ने में अक्षमता। और चौथा है कि खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरों के साथ संप्रेक्षण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा बाध्यता संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में तथा दिल्ली में। तो इसका हो जाएगा 3 देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि असंतुलित घर से आने वाले बच्चों सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, निर्योजित निर्देशन में, या अभ्यास पुस्तिका में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन में करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसी तरह उसे उत्प्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो इसका हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसी तरह उसे उत्प्रेरित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
परिवार एक साधन है। अनौपचारिक या औपचारिक, गैर औपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा। तो इसका हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तित्व के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। तो इसका हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय नोती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ झगड़ना और विद्यार्थियों में अनूठापन या कौतूहल। तो इसका हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को कंचित प्राप्त करने में प्रभावित पद्धति है। विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लगाना, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, या चौथा हो जाएगा इसकी अपेक्षा करना। तो इसका हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना तथा उपचार का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सृजनात्मकता बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजने की प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि एवं मौलिकता, जिज्ञासा एवं उत्पादकता, या सीमित रुचि एवं असीमितता। तो इसका हो जाएगा सीमित रुचियां एवं असीमितता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास से संबंधित नहीं है? खेल है, कहानी है, भाषण है, और निर्माण संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं। तो इसका हो जाएगा कहानी लेखन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, अस्टन ने, टर्मन ने तथा सीरियल बट्स ने। तो इसका हो जाएगा ए, विनय साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किससे परीक्षण हेतु किया गया था? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, सृजनात्मकता के लिए तथा अभिवृत्ति के लिए। तो इसका हो जाएगा बुद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, तथा वास्तविक आयु बटे में मानसिक आयु, या मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100, या वास्तविक वायु आयु बटे में मानसिक आयु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एक शिक्षक को समस्या समाधान उत्पन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसे पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वह शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनके अधिकारियों को उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व में। दूसरा है कि कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि
निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की क्षमता होती है? औसत बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों के लिए या अध्ययनशील बच्चों के लिए? तो इसका हो जाएगा अध्ययनशील बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बीने साइमन परीक्षण का द्वारा मापन किया गया था समान बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का या अभिवृत्ति का तथा क्षमता का? तो इसका हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एमएस जोट्रोफा में से निम्नलिखित कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण या निष्पादन परीक्षण? तो इसका हो जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80 होगी, 100 होगा, 110 होगा या 125 होगा? तो इसका हो जाएगा 125 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, समान बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि तथा क्षीण बुद्धि? तो इसका हो जाएगा समान बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापा जाता है। व्यक्तित्व पढ़ने की क्षमता, बुद्धि का चौथा उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा बुद्धि का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।